फर्स्ट ईयर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, माइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, है ना। माइकोलॉजी में क्या होता है, कवक विज्ञान का अध्ययन। तो कवक विज्ञान की आगे की कहानी पढ़े हम कि कवकों के अध्ययन के बारे में। तो कवकों को क्या कहते हैं हम, फंजाई या मशरूम कहते हैं ना। तो कैरेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं उनके, जनरल कैरेक्टर्स जनरली, है ना। जनरल कैरेक्टर्स में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग कि कौन सा कहाँ पाया जाएगा, क्या उसका भोजन का प्रकार होगा, कैसा उसका थैलस, थैलस का मतलब होता है उसका शरीर देखने में कैसा है ना। जैसे आपको बोला जाए कोई फ्रॉग, यानी कि आपने सोचना शुरू किया मेढक, आम, कबूतर, तो आपके दिमाग में अलग अलग स्ट्रक्चर्स आते चले गए। ठीक वैसे ही क्या होगा, फंगस के बारे में भी सोचेंगे तो आपके दिमाग में वही छतरी जैसा एक पौधा आ जाएगा, है ना, मशरूम। ठीक, तो हालांकि पौधा क्यों कहते हैं उसमें, क्योंकि हर कोशिका के अंदर कोशिका वृत्ति होती है। तो कहाँ कहाँ मिलेगा उसका पोषण वगैरह वो सब हमने ले लिया, पढ़ लिया है ना। मृतोपजीवी होते हैं या फिर परजीवी होते हैं, परजीवी जो जीवित को खाए, मृतोपजीवी जो सड़े गले को खाए। और तीसरा कौन सा आया, परजीवी मृतोपजीवी के बाद सहजीवी, जो दूसरे के साथ रहे। अब कोशिका के अंदर रहेगा या कोशिका के बाहर रहेगा, ये मैटर करता है ना। अगर कोशिका के बाहर रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाह्य कोशिकीय, है ना। और अंदर होगा तो अंतः कोशिकीय। ठीक है, माइकोराइजा, माइकोराइजा का मतलब होता है जटा के साथ, यानी जटा मतलब जड़, जड़ के साथ जब कोई फंगस रहता है तो, है ना। कल उसके एग्जाम्पल वगैरह देख लेते, पाइनस में और भी बहुत सारे पौधों में देखने को मिलता है। तो वो सहजीवन हो गया, साथ साथ रहना, बायोलॉजिकल फ्रेंडशिप। अब उसके बाद हम पढ़ रहे थे जनन। ठीक है, जनन कितने प्रकार का होता है, कायिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कल, कायिक जनन। कायिक का मतलब है पौधे में कोई विशेष, पौधे में या आप कह सकते हैं कि कवक में, क्योंकि जब हम विटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना, तो उनका पंच जगत प्रणाली जो दी है आर एच विटेकर ने, तो उन्होंने क्या किया था, प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, यानी उन्होंने फंजाई को बिल्कुल अलग रख दिया था, है ना। तो उन्होंने प्लांटी के अंदर इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि सीधी सी बात है पौधों में अगर देखें तो कोशिका भित्ति किसकी, सेल्यूलोज की बनी हुई, लेकिन या तो काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, है ना, उसका बहुलक होता है। बहुलक का मतलब बहुत सारे एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन मिलते हैं और उसके बाद एक बना देते हैं। ठीक है, तो काइटिन की बनी हुई होगी कुछ। तो कोई भी माइसीलियम है, माइसीलियम का मतलब कवक जाल है, ये कवक जाल, ये तो कवक तंतु है। ये कवक तंतु आपस में जुड़ जाते हो, हम सब पढ़ चुके हैं, प्रोजेन काइमा वगैरह आपस में गुथा हुआ होगा, यानी कि कॉम्पैक्ट कंडीशन होगी या थोड़ा सा लूज होगा। ठीक है, एकदम कॉम्पैक्ट कंडीशन में या लूज कंडीशन में वो डिपेंड करता है कि प्रोजेन काइमा है या स्यूडो पैरेन्काइमा है। वो सब तंतु की बातें हो गई, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अलैंगिक जनन में बात करेंगे आज, लेकिन कायिक जनन का थोड़ा सा रिवाइज की, एक टूट गया तो विखंडन, कितने भी टुकड़े टूट जाए विखंडन, दो में ही टूटे द्विविखंडन। ठीक है, और बहुत सारे टुकड़े उसके बाद कोई विशेष संरचना बने और उस संरचना के ऊपर और एक संरचना बने, धानी बने। धानी मतलब धारण करने वाली, किसको धारण करेगी, बीजाणुओं को धारण करेगी, तब तो वो अलैंगिक जनन है, यानी कि कोई विशेष संरचना है। ठीक है, अब वो लैंगिक नहीं बोली जाएगी, क्योंकि लैंगिक का तो मतलब ये हो जाता है कि नर अलग है और मादा अलग है, यानी कि कोई एक अपना केंद्र किसी को दान करेगा। जो एक्सेप्टर होता है जनरली उसे फीमेल माना जाता है, मादा माना जाता है। और जो दाता होता है, जो अपना केंद्र डोनेट करेगा, उसे जनरली नर या मेल माना जाता है। ठीक है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों में अलग से पता तो चल नहीं पाता है कि, क्योंकि विशेष कोई लैंगिक संरचना है नहीं है। ठीक है, कुछ होते भी हैं तो उसे आगे पढ़ेंगे, गैमिटेंजिया। ठीक है, गुरु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, वो सब तो हायर प्लांट्स की बात हो गई। हम कवक की बात करें तो ऐसे, यानी कि कोई विशेष संरचना है लेकिन केंद्र किसी को कहीं दान वान नहीं किया जा रहा है, ना ही कोई धारण करना है, कोई ले रहा है, बस इसने समसूत्री विभाजन किया और सीधे सीधे बनाते चला गया बीजाणुओं को। जो बीजाणु बिखर गए और बिखरने के बाद नए नए माइसीलिया बन गए, मतलब नए नए कवक जाल बन गए। और कवक जाल बनने के लिए पहले कवक सूत्र बनना जरूरी है। कवक सूत्र को क्या कहते हैं, हाइफी, और कवक जाल को क्या कहते हैं, माइसीलियम। तो ये सब अगर बन रहे हैं तो क्या बोला जाएगा उनको, अलैंगिक। लेकिन ऐसी कोई संरचना ही नहीं बन रही हो, कहीं से कुछ भी कैसे भी टूट गया और नया बन गया, लो तो ये क्या हो गया, काइट। ठीक, लेकिन विशेष संरचना है, उसके अंदर विशेष बीजाणु बन रहे हैं, तो फिर उससे बोलेंगे हम अलैंगिक
जनन। अब बात करते हैं कि अलैंगिक जनन के अंदर क्या क्या कौन कौन से प्रकार होते हैं। अलैंगिक जनन कायिक जनन से बहुत आसान होता है, क्योंकि उसमें तो बडिंग पढ़ी, बडिंग मतलब होता है मुकुलन पढ़ा आपने है, और संधि बीजाणु पढ़े, अलग अलग तरीके के नाम आए थे कल, हम बहुत सारे पढ़े थे। आज हम बात करेंगे अलैंगिक जनन। किसमें पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन? कवक। कवकों में अलैंगिक जनन। अब कवकों में अलैंगिक जनन की बात करें तो जानना जरूरी है कि कवक दो चीजें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, कैसे बनेगा? एक तो होती है कोनिडिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, बच्चे इसको क्या मान लेते हैं, लैंगिक में डाल देते हैं। नहीं जी भाई, ध्यान रखना, कोनिडिया के द्वारा या फिर स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा। हे भगवान, इतने भयानक नाम आ गए। ऐसा भी नहीं है, बहुत ही आसान है। इसको क्या बोलेंगे? बीजाणु धानी। अभी इसको लघु या गुरु नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि बीजाणु धारण कर रही है। वो बीजाणु कैसे भी हो सकते हैं, मतलब अगुणित हो, द्विगुणित हो, एक केंद्र की हो, द्विकेंद्र की हो, या जो भी। ठीक, कोनिडिया को हिंदी में भी कोनिडिया ही कहते हैं, तो कोई विशेष हिंदी नहीं है। हर चीज में हिंदी कैसे तलाशें, है ना? कोनिडिया। ठीक, बीजाणुधानी और कोनिडिया दो विधियां हैं, जिन दो तरीके हैं जिसके द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। अब अलैंगिक जनन के लिए आगे बताएं आपको कि बीजाणु कोनिडियम धर। कोनिडियम धर का मतलब क्या होता है? जो कोनिडिया को क्या करेगा, धारण करेगा, उस संरचना को हम क्या कहते हैं, कोनिडियम धर। यानी कि सबसे पहले बात करें माइसीलियम की, ठीक है, तो माइसीलियम ये है, ये कवक जाल हो गया। अब इस कवक जाल में क्या होगा, कोई एक ऐसी संरचना मिली और उस संरचना में क्या हो गया, इस तरीके से वो आगे बढ़ी, आगे बढ़ करके उसमें एक संरचना और ऐसे बनती चली गई। तो ये सब कोनिडिया वगैरह के बारे में अभी पढ़ेंगे हम। बॉटल ब्रश जैसा बनेगा, कोई कूंची, कूंची का मतलब होता है ब्रश। किसकी ब्रश? जो क्या बोलते हैं उसको, पेंटर्स की होती है। जैसे पेंटर मतलब जो लैंडस्केप वगैरह बनाते हैं, यानी कि जो चित्रकार होते हैं, शुद्ध हिंदी में बात करें, जो चित्रकार की जो ब्रश होती है ना, वो कितने नंबर, 0 नंबर, 5 नंबर, 12 नंबर, इस तरीके से होती है, कोई फ्लैट होती है। ठीक, कुल मिला के कैनवास पेंटिंग के लिए जैसे यूज की जाती है, तो इस तरीके की ब्रश की कंडीशन में भी दिखाई देते हैं, कोनिडिया वगैरह, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन पहले ये पढ़ते हैं कि होगा क्या। देखो भाई, ये तो क्या है, माइसीलियम। माइसीलियम का मतलब हो गया, ये हो गया क्या, कवक जाल। कवक जाल के ऊपर एक विशेष संरचना बन गई। अब वो ऐसे बने, ऐसे बने, किसी भी तरीके की बने, वो उसे क्या बोलेंगे? अगर वो कोनिडिया को धारण कर रही है तो उसे बोलेंगे कोनिडियम धर। और कोनिडियम धर के बाद क्या करेगी, वो एक विशेष संरचना बनाएगी जो विशेष प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण करेगी, तो उसे हम बोल देते हैं फलन संरचना। फलन संरचना का मतलब फ्रूटिफिकेशंस बोलते हैं, यही कवकों का विशेष गुण माना जाता है। ठीक, कवकों के विशेष गुण में हम आगे बात करेंगे कि विशेष गुण क्या है, फलन का है। अलैंगिक जनन में एक तो हो गया कौन सा, धानी बीजाणु बनेंगे। धानी बीजाणु का मतलब है विशेष संरचना होगी, उसके अंदर बीजाणुओं का निर्माण होगा, और फिर वो बीजाणु क्या करेंगे, नया निर्माण करेंगे। अब धानी बीजाणु है, उसके अंदर नए नए बीजाणु बनेंगे। अब बीजाणुओं के प्रकार होते हैं। अगर बीजाणु ये है, कैसा है, जिसमें कोई किसी भी तरीके की चल संरचना नहीं है, चलने के लिए क्या चाहिए, उड़ने के लिए पंख चाहिए, चलने के लिए पैर चाहिए, कोई ना कोई और संरचना चाहिए, नहीं है तो क्या होगा, वो चल नहीं पाएगा। जो नहीं चल पाएगा उसे क्या कहते हैं, अचल।
और जो चलेगा, चलने का मतलब है उसके पास स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर होगी, उस स्पेशल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, विशेष संरचना होगी। इसके पास पैर वैर नहीं होते, इसके पास क्या होती है, बाल जैसी संरचना होती है, और उसे क्या कहते हैं हम, कशाभिका। ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, बचपन का मतलब 9th-10th में पढ़ लेते हैं कि इस तरीके की संरचना होती है, उसे कशाभिका कहते हैं। इसमें छोटी छोटी माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स का मतलब होता है कि सूक्ष्म नलिकाएं मिलती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा तारक पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब समझ लीजिए दोबारा से। नौ फिक्स होते हैं, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, वो आपस में ऐसे इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। और इकट्ठी होने के बाद यहाँ पर अगर दो और हैं ऐसे, और फिर ये इससे इस तरीके से कनेक्टेड हैं, तो ये हो जाती है क्या, 9 तो क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। मतलब इसकी स्ट्रक्चर आप ऐसे समझिए, भी और डिटेल में समझाती हूँ आपको। सॉरी है नहीं कुछ, ठीक है। एक बात समझिए, जैसे ये चौक है, ठीक है, तो जैसे क्या है ये चौक, ठीक है। अब इस चौक में क्या है, आप साइड से देखोगे तो आपको उसकी लंबाई दिखेगी, ठीक है, ये बड़ी है, छोटी लंबाई दिख रही है। लेकिन आप इसे हॉरिजॉन्टली देखोगे तो अब आपको इसकी लंबाई नहीं दिख रही होगी, क्लियर है। जब लंबाई नहीं दिख रही तो केवल ऊपर का हिस्सा दिखेगा। थोड़ा सा टेढ़ी करके देखोगे तो तुम्हें थोड़ी सी ये कंडीशन भी दिखाई देगी, और थोड़ी सी इसकी जो लंबाई है ये भी दिखाई दे रही होगी, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पर होती है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है लंबी लंबी, जैसे कि चौक की लंबाई थी, वैसे ही इसकी लंबाई होती है, लेकिन ऊपर से देखने पर ही ऐसे गोल गोल दिखाई देती है। इन्हें बोलते हैं सूक्ष्म नलिकाएं। इस तरीके से 9 नलिकाएं किनारे पर और 2 नलिकाएं बीच में, है ना। ये कंडीशन 9 तो ये हो गई, मतलब 3-3 का ग्रुप एक बनाता है, देखो ध्यान, 3-3 नलिकाएं हैं ये, ठीक। 3 में से 3-3 का एक ग्रुप बना, एक ग्रुप ये बना, 2 3 4, इस तरीके से 9 तो अलग बने, 9 खंड तो अलग बने, और बीच में 2 खंड और बने। कुल मिला के इस तरीके का अरेंजमेंट हुआ, और उससे फिर ये आगे और लंबी होती चली गई। तो यहाँ पर इसका ये बेस मतलब होता है बेसल बॉडी, यानी आधार बन गया, है ना। और फिर ये इसकी आगे की संरचना बाल जैसी संरचना बन गई। तो ये बना आपका पूरा क्या, कशाभिका, ठीक। अगर यही नहीं हो, ऐसा दो बीच में ना हो, 9+0 का कॉम्बिनेशन हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, तारककाय, ऐसे। लेकिन तारककाय की भी खास कहानी ये है कि 9 तो ये अरेंज होंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6, सॉरी एक मिनट, क्लियरली स्पेस लेके बनाते हैं ढंग से, समझ रहे हैं तो पूरा ही समझते हैं। हालांकि है तो ये साइटोलॉजी का टॉपिक, पर अभी यही क्लियर हो जाए तो ज्यादा बेटर है। नो है, आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ऊपर से देख रहे हैं इसलिए गोले गोले दिखाई दे रहे हैं, लंबाई उनकी दिखाई देगी जो साइड वाले, ठीक है। अब ये क्या है, 9+0 कॉम्बिनेशन, 9+0, क्योंकि बीच में कोई नहीं है, तो ये 9+0, ये एक अगर है ना, एक ऐसे, ये कॉम्बिनेशन एक ही बोला जाएगा, तो इसे बोलते हैं सेंट्रियोल, इसे बोलेंगे सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के बाद ऐसा ही 90 डिग्री का एंगल, वो तो पता होगा 90 डिग्री का एंगल होता है सर। इस 90 डिग्री के एंगल पर ये और ऐसे ही कनेक्टेड हो, ये अगर ये भी ऐसे कनेक्टेड है ना, तो इस स्थिति में ये क्या बोला जाएगा, दोनों का अरेंजमेंट, यानी इसके चारों तरफ कोई भित्ति नहीं है, दो सेंट्रियोल 90 डिग्री एंगल पर इस तरीके से ऐसे दिखाते हैं, 90 डिग्री एंगल पर ये एक सेंट्रियोल ये हो गया और एक सेंट्रियोल ये हो गया, ये 90 डिग्री एंगल पर अगर अरेंज है तो बिना किसी झिल्ली के, है ना, तो उस अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम शब्द का मतलब होता है तारककाय, जो स्पिंडल फाइबर्स बनाता है। स्पिंडल फाइबर का मतलब तो पता होगा ना, जैसे कोशिका में कोशिका विभाजन होता है तो एल शेप में बनाते हैं, वो केंद्रक है, वो सॉरी गुणसूत्र है, वो झिल्ली विल्ली तो सब हट गई यहाँ से,
तो यहाँ ये इस तरीके से धागे जैसे बनाएगा और खींचने का काम करेगा, और खींचने के बाद क्या होगा, ये इस तरीके से बिखर जाएंगे, या तो ये संरचना में टूटेंगे या संख्या में टूटेंगे। संख्या में टूटे आधे हुए तो अर्धसूत्री विभाजन, और संरचना में टूटे तो ये हो गया। फिर ये बाद में अपनी कॉपी और कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये फिर अलग झिल्ली, इधर झिल्ली, तो इस तरीके से दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया, संसूत्री विभाजन। तो किसी भी तरीके का विभाजन हो, ये एल शेप जो स्ट्रक्चर होती है उसे तारककाय सेंट्रोसोम कहते हैं, और ये दो सेंट्रियोल्स के 90 डिग्री एंगल पर अरेंज होने से बनती है। तो ये तो हो गया सेंट्रोसोम, जो पौधों में नहीं होता है। पौधों में इसकी जगह पर ये काम कौन करता है, बताया था, MTOC, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यानी कि सूक्ष्म तंतुओं के समुच्चय को समेटने वाला या संभालने वाला, ठीक है, उसे बोलते हैं MTOC। ये काम करेगा। ये तो होता है 9+0 का अरेंजमेंट। अगर ऐसा ही अरेंजमेंट हो, माइक्रोट्यूब्यूल सूक्ष्म लिखा है, 9+2 का सीक्वेंस बना है, यानी कि 9 तो इधर, ये तो अलग है, 1 2 3, ये 9 बन गए। ये साइड वालों की तो दिखाई देगी, इनकी क्यों दिखाई देगी, पीछे वालों की, है ना। तो ये 9 है, ठीक है। क्या बना ये कॉम्बिनेशन, 9+2। ऐसे कॉम्बिनेशन की बड़ी सी नली हो और यही नली किसी भी कोशिका में कहीं पर लगी हुई हो, तो यही क्या बोली जाएगी, कशाव। एक है, दो है, मतलब अकेली अपना काम करने में माहिर है तो कशाव। नहीं कर पा रही है, साइज में छोटी हो, बहुत सारी मिलकर के काम करिए, पड़ा होगा ये स्लीपर शेप्ड। अरे इतनी गंदी स्लीपर थोड़ी होती, ठीक है। अगर ये इस शेप में हो, ये अब सही बनी है ना, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पैरामीशियम। पड़ा होगा, चप्पल के जैसे आकार का स्लीपर शेप्ड होता है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर क्या होती है संरचना, जो इसको चलने में फिरने में काम देती है, उसे क्या कहते हैं, सीलिया। कशाभ नहीं कहेंगे, पक्षमाभ कहेंगे, क्योंकि आकार में छोटी है और एक अकेले अपना काम करने में सक्षम नहीं है। सबको मिलकर, सब मिलकर के काम करेंगी। जैसे आपको कभी तैरना हो या कहीं भी कुछ काम करना हो, तो क्या करते हैं, हटाते हैं, आगे से पानी हटाएंगे तब हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। ऐसे ये कर पाता है। ये सीलिया नीचे की तरफ झुकेगी ऐसे, यूं। जब ये नीचे की तरफ जाएगी तो ये खुद ऊपर की तरफ जाएगी। और अगर ये हो कि ये इधर घूम गए, अगर सीलिया इधर चलेंगे, तो इस बार इसकी गति इस तरफ होगी, ठीक। तो ये तो गति की बात हुई। तो इस तरीके की कशाभिका जिसमें होती है, जिस बीजाणु में कशाभ होगा वो क्या करेगा, कशाभ और भी काम कर देता है। कभी कभी ये सेंसिटिविटी का काम करता है। सेंसिटिविटी मतलब, सेंसिटिविटी का मतलब संवेदनशीलता, ठीक है। संवेदनशीलता का मतलब क्या होगा, उसे पता लग जाएगा खाना कहाँ है, जाना कहाँ है, रहना है या नहीं रहना है, दुश्मन कहाँ है, ठीक है। अपनी जरूरतों को पूरा करेगा, और दुश्मन मिल गया तो, दिख गया तो भाग जाएगा वहां से, ठीक। तो ये जो स्थान, ये जो संरचना होती है वो कशाभिका होती है। जिसमें कशाभिका है उसके अंदर चलने का गुण है, तो वो बीजाणु जिसमें चलने का गुण है वो चल बीजाणु, जिसमें नहीं है वो अचल बीजाणु। अब चल बीजाणु, अचल बीजाणु ये किसमें हो गए, धानी बीजाणु, मतलब स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। स्पोरेंजियम मतलब धानी, बीजाणु धानी। अभी हम यहाँ लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु नहीं कह रहे, क्यों, क्योंकि हम कवक के बारे में पढ़ रहे हैं, और कवक के अंदर बीजाणुओं का कोई विशेष प्रकार हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, आगे पढ़ेंगे। 3 तरीके के होते हैं, हालांकि समान प्रकार के बीजाणु, असमान प्रकार के बीजाणु, ठीक है। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस, एक चल है और एक अचल है, ऐसा भी होता है, वो सब बाद में। फिलहाल के लिए समझ लीजिए, बीजाणु जिसके अंदर बनेंगे उसे क्या कहते हैं, बीजाणु धानी। बीजाणु धानी, बीजाणु धानी के अंदर क्या बनेंगे, बीजाणु। अगर कोई संरचना कशाभिका नहीं है तो अचल, कशाभिका है तो चल बीजाणु। अब चल बीजाणु के बाद आगे कहानी आती है अपनी, क्या कि 2 तरीके के होते हैं चल बीजाणु में, फिर और 2 तरीके के हो जाएंगे भाई, सीधी सी बात है। जिसमें एक होगी वो एक कशाभिक, और जिसमें 2 होगी वो द्विकशाभिक। आई थिंक ये कल पढ़ा दिया था। अगर ये कशाभिका है, लेकिन कशाभिका की स्ट्रक्चर नहीं बताई थी, आज बता दी।
अगर कुछ भी नहीं है इसके चारों तरफ तो ये हो जाएगी प्रतोद। और ऐसा हो कि इस कशाभिका के चारों तरफ ये इस तरीके की कूची जैसी संरचना है, जैसे कंटक जैसे लगे हुए है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? कूर्च। इसको क्या बोलेंगे? प्रतोद। अब एक है तो एक कशाभिक, और दो हैं तो द्विकशाभिक। एक है तो एक कशाभिक, दो है तो द्विकशाभिक। द्विकशाभिक में भी बात आती है कि आगे की तरफ है या पूरे में फैली हुई है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि बीजाणु है इसमें, जहां से इसको पेनिट्रेशन करना है, मतलब आगे जाके एंट्री करनी है, वो इसका आगे का हिस्सा माना जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे हो। ठीक, तो वो क्या हो गया? एक कशाभिक तो है, लेकिन एक कशाभिक होने के साथ साथ ही वो क्या है? अग्रस्थ भी है, आगे की तरफ स्थित है। ठीक, अब आगे की तरफ स्थित होने के बाद आगे क्या आएगा? फाइकोमाइसिटीज के अंदर ये देखने को मिल जाता है कि ऐसा भी होता है। फाइकोमाइसिटीज याद होगी ना? ऐसी क्लास, ऐसा वर्ग जिसके अंदर माइसिलियम में, हाइफी में कोई पट नहीं होता। पट पड़े थे, छिद्रित होते हैं या अछिद्रित होते हैं, ठोस होते हैं या फिर परिवेशित होते हैं या फिर डॉलीपोर होते हैं। ठीक, पैरनोस्पोरम वगैरह सब पढ़ा रहता है। तो जिस फाइकोमाइसिटी जिसके अंदर क्या है? संकोशिकी अवस्था है। फिर से रिवाइज इसलिए करवा देती क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसी है जो याद होना जरूरी है अच्छे से, ठीक, जिससे आगे की चीजें समझ आए। संकोशिकी का मतलब पटहीन है हाइफी। हाइफी मतलब कवक तंतु। जब कवक तंतु कैसा है? पटहीन है, तो ये जो केंद्रक है वो सब एक ही के अंदर है, सब सम्मिलित है, साथ है, तो इसको क्या बोलेंगे? संकोशिकी। अब संकोशिकी होता है, इसकी खास बात ये, क्या नाम है इसका? फाइकोमाइसिटी। क्योंकि आगे आप जब वर्गीकरण पढ़ोगे तब सब समझ में आएगा कि फाइकोमाइसिटीज क्या है, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज, ये सब इसकी क्लासेस।